पहले वाला डिलीट कर दीजिए, वो खो जाएगा। चलिए मापन ठीक है, ठीक ठीक। मापन सदिश अदिश गति से संबंधित क्वेश्चन पूछिए। इसे क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या की मापन में 1% की त्रुटि है तो इसके आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या मापने में 1% की त्रुटि आती है तो इसके आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी। क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है ना। तो जैसे ये गोला है और इस त्रिज्या को मापते हैं हम लोग तो 1% की त्रुटि आती है तो उसका आयतन मापेंगे तो कितना प्रतिशत की त्रुटि आएगी। तो आयतन में क्या सूत्र होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अब इसमें जो है दोनों पक्षों का लाग ले लीजिए, लाग भी इक्वल टू लाग 4/3 पाई आर क्यूब। अब लाग के प्रॉपर्टीज इसको छोटा कर दीजिए, लाग भी इक्वल टू लाग 4π/3 प्लस लाग आर क्यूब। तो ये आर क्यूब है तो ये लाग के प्रॉपर्टी से 3 जो है पहले आ जाएगा। ठीक ना। अब दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन कर दीजिए। अब आंशिक अवकलन नहीं समझ पाएंगे आप, बस सीधा समझ लीजिए 1/v। अब v का आंशिक अवकलन होता है डेल्टा v और ये कांस्टेंट राशि का अवकलन 0 होता है। सीधा सीधा समझ लीजिए कांस्टेंट राशि का अवकलन 0 होता है। और 3 इंटू लाग आर का आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा 1/r और r का आंशिक अवकलन डेल्टा r हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर देख लीजिए। अब दोनों साइड में 100 से गुणा कर दीजिए, डेल्टा v/v इंटू 100 इक्वल टू द 3 डेल्टा r/r इंटू 100। ठीक है ना। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है कि ये प्रतिशत त्रुटि बन गया। यही है, यही दिया है त्रिज्या मापने में, गोले की त्रिज्या मापने में 1% की त्रुटि। इसके जगह पर हम लोग 1% रख देंगे तो 3 इंटू 1% तो 3 एकम 3% आ जाएगा आंसर। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गोले की त्रिज्या मापने में 1% की त्रुटि आता है तो गोले का आयतन मापने में कितना प्रतिशत की त्रुटि आएगा। तो पहले गोले का आयतन का फार्मूला लिख लीजिए, दोनों साइड का लाग ले लीजिए, लाग के प्रॉपर्टी से छोटा कर दीजिए, फिर इसके बाद दोनों साइड का आंशिक अवकलन कर दीजिए। तो आंशिक अवकलन आप नहीं समझेंगे अभी, बस ये समझिए कि लाग v का आंशिक अवकलन होता है 1/v और v का डेल्टा भी होता है। कांस्टेंट राशि का अवकलन 0 होता है क्योंकि 4 पाई का वैल्यू 22/7 है तो कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट का कांस्टेंट में गुणा करेंगे तो ऑलवेज कांस्टेंट ही होगा। तो log 4
पाई बाई 3 कांस्टेंट हुआ, तो लाग का कांस्टेंट राशि का अवकलन 0 होता है, 3 अपनी जगह पर है। लाग आर का आंशिक अवकलन 1/r और r का डेल्टा r हो जाएगा। अब प्रतिशत त्रुटि बनाने के लिए दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। अब डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 का वैल्यू दे दिया 1%, यही 1% रख देंगे तो 3 कम 3% आ जाएगा। ठीक है ना, ये है। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप लोग पूछिए। गति से भी रिलेटेड, सदिश सदिश से भी संबंधित बहुत क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट दिख रहा है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखिए, कैपिटल P तथा कैपिटल Q, कैपिटल P तथा कैपिटल Q परिमाण वाले कैपिटल P तथा कैपिटल Q परिमाण वाले दो सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी का परिमाण 3:1 है। कैपिटल P तथा कैपिटल Q परिमाण वाले दो सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी का परिमाण 3:1 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए, इसी में से कोई एक सही है, इसी का जवाब देना है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन है P तथा Q परिमाण वाले दो सदिश हैं और अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात दे दिया है। देखिए, तो पहले ये सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, F इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट। तो बलों का परिणामी बल के लिए क्या फार्मूला होता है, F इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 होता है। ठीक है ना, तो अब मैक्सिमम निकालते हैं। आज और नहीं है क्या? मैक्सिमम निकाल लीजिए। मैक्सिमम निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 रख दीजिए। ठीक है ना, थीटा का वैल्यू जब 0 इस समीकरण में पुट कर देंगे तो F इक्वल क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 का 0 का वैल्यू 1 होता है, तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। देखिए, 0 का ध्यान दीजिए, 0 की वैल्यू होता है का 0 की वैल्यू 1 होता है, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2 F1 F2 इंटू 1, तो ये फार्मूला बन जाएगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया, एक अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, ये मैक्सिमम अधिकतम।
अधिकतम के लिए फार्मूला हो गया F1 प्लस, और न्यूनतम के लिए देखिए F मीन F1 माइनस F2 हो जाएगा। थीटा बराबर जब 180 रख देंगे आप, तो काश 180 को वैल्यू -1 होता है, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 इंटू -1, तो F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर होगा, तो फिर अंडर रूट से बाहर हो जाएगा। तो मैक्सिमम जब होगा अधिकतम, सवाल में क्या दिया है, P तथा Q परिमाण वाले दो सदिशों का अधिकतम तथा न्यूनतम, तो F मैक्स रेशियो F मीन कितना दिया है, 3:1 दिया है। ये अधिकतम ये न्यूनतम है, इन दोनों का अनुपात 3:1 दिया है। और ये F मैक्स कितना है, F1 प्लस F2, F मीन अपान F मीन कितना है, F1 माइनस F2, 3/1 है। हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सही है ना। तो ये जो दोनों बल है F1 F2, वो F1 कितना दिया है, P दिया है। सवाल में क्या बोला है, P तथा Q परिमाण वाले, F1 F2 नहीं। अब जहाँ F1 वहाँ P रख देंगे, और जहाँ F2 वहाँ Q, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन चलते हैं, क्या हो जाएगा, P प्लस Q अपान इज इक्वल टू 3/1, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक फार्मूला होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, एक अंतर अनुपात का एक फार्मूला होता है। सूत्र देख लीजिए, जैसे A/B = C/D है ना, मैथ में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, शायद अनुपात समानुपात में हम पढ़ाएंगे। तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल से इसको ले जाकर जोड़ दीजिए, तो A प्लस B, और हर को जब लिखिए तो अंश में से हर वाले को घटा दीजिए, फिर इसको बोलिए C प्लस D अपान C माइनस D, ये है। तब इसको बोलिए, इसको ले जाके एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा देंगे, हर को लिखिए तो अंश में से हर को घटा दीजिए, तो जोड़िए, बोलिए P प्लस Q, हाँ प्लस P माइनस Q अपान, अब अंश में से हर को घटाना है, तो P प्लस Q माइनस P प्लस Q, और ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 अपान 3 - 1। तो अब इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, वही तो लिखा हूँ। अब कैंसिल कर दीजिए, और P और P कितना हो जाएगा, 2P, और नीचे क्या हो जाएगा, 2Q, 4/2 हो जाएगा, 2 से 2, 2 दूना, अब 3 गुणा कर दीजिए, तो P = कितना हो जाएगा, 2Q, P = 2Q। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, P = 2Q आएगा। हाँ, और कोई क्वेश्चन, मैं पूछूं? हाँ हाँ, किताब लाए हो फिजिक्स वाला, देना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए,
अब कुछ छोटी छोटी बात और बता देते हैं। ये मापन, सदिश, अदिश एवं गति से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें आप समझ लीजिए। और तो गति जो आपको बताया जा रहा था, तो गति भी कई प्रकार से होती है। दीजिए तो फिजिक्स में करना कुछ। पहले हमको कुछ बता लेंगे फिर पूछिए, ठीक है ना। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट और बाकी है, जैसे गति कितने प्रकार का होता है। गति जो है स्थानांतरित गति होता है, गुणन गति होता है, दोलनी गति होता है, काम्पित गति होता है ना। और ऋजुरेखी मतलब तमाम गतियां हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए फिर क्वेश्चन आप पूछिए, ठीक है ना। यही अभी 3 चैप्टर है, बड़ा चैप्टर ये तीनों है। ये मापन, सदिश, सदिश, गति थोड़ा चैप्टर बड़ा है। तो गति में जो हम लोग बात करते हैं, ये मोशन, गति कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से 2 प्रकार की, स्थानांतरी गति, स्थानांतरीय गति, और दूसरा होता है घूर्णन गति, ठीक है ना। स्थानांतरित गति और दूसरा होता है घूर्णन गति। तो स्थानांतरित गति क्या होता है, लिख लीजिए। ये जब कोई पिंड या वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस पिंड का एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है। जब कोई वस्तु या कोई पिंड या वस्तु इस प्रकार गति करती है कि एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पिंड है और 1 सेकेंड में वो A से B पे चला गया, 5 मीटर की दूरी तय किया है, समझे हैं। कि मान लेते हैं कि कोई पिंड है, 1 सेकेंड में वो स्थान A से वो B पे चली गई है 5 मीटर में, 5 मीटर दूरी तय किया है 1 सेकेंड में। आप फिर B से अगर C पे जा रही है तो 1 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार की गति को हम कौन सी गति कहते हैं, स्थानांतरित गति कहते हैं। समझ में आ गई बात। मतलब एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी तय करती है। इस प्रकार की गति को हम स्थानांतरित गति कहते हैं। अब आइए घूर्णन गति के बारे में बात करते हैं। घूर्णन गति क्या होता है। तो घूर्णन गति जो होता है, देखिए जैसे पंखा है, पंखा घूर्णन गति करता है। अब घूर्णन गति का परिभाषा क्या है, जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के परितः एक
निश्चित बिंदु के परितः गति करने के लिए स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो। ठीक है ना। जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के परितः गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तब इस पिंड में स्थित प्रत्येक कण वृत्तीय गति करे। प्रत्येक कण वृत्तीय गति करता है और प्रत्येक कण वृत्तीय गति करे तथा इन सभी कणों का त्रिज्या भिन्न भिन्न हो, त्रिज्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। समझ में आ गई बात। परिभाषा नोट कर लीजिए। नोट हो गया। और उधर रखिए, चाबियां लगा दीजिए उसमें। पहले नोट कर लो इसको जल्दी से। हाँ, अब आइए इसका उदाहरण बताते हैं। ये जैसे ये पंखा है, अभी मैं बताया हूं। ठीक है ना। तो ये पंखा है, तो नीचे बना देते हैं। ठीक है ना। तो ये अब इससे यहाँ पर भी एक कण है, यहाँ पर भी एक कण है, यहाँ पर भी एक कण है, और एक बिंदु की परितः यह पिंड जो है घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो अब इसमें जो प्रत्येक कण देख रहे हैं, जितना कण है सब वृत्तीय गति करता है, और सभी कणों की दूरी सेंटर से क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मान लीजिए यहाँ वाला कण एकदम पास में है, त्रिज्या उसका और कम होगा। यहाँ वाला कण उससे दूर पे है तो उसका त्रिज्या और ज्यादा होगा। समझ रहे ना। तो उन सभी कणों का उस फिक्स पॉइंट से, यानी घूर्णन केंद्र से दूरी भिन्न भिन्न होती है, और प्रत्येक कण वृत्तीय गति करता है। देखिए, ये यहीं से वृत्तीय गति करेगा, ये यहीं से वृत्तीय गति करेगा, ये यहीं से वृत्तीय गति करेगा। तो इस प्रकार की गति को हम जो है घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति में जो होता है, अब इसमें तीन चार बात मेन पॉइंट है। सुनिए, थीटा जो होता है कोणीय विस्थापन है। दूरी इसको नहीं कहेंगे, कोणीय विस्थापन कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ओमेगा 0 प्रारंभिक कोणीय वेग है, और ओमेगा अंतिम कोणीय वेग है। अल्फा कोणीय त्वरण है,
तो जैसे आप लोग, ये तो घूर्णन गति है और ये जो है स्थानांतरित गति है, ठीक ना। तो अब घूर्णन गति में दूरी नहीं कहेंगे, कोणीय विस्थापन कहेंगे, और इसमें दूरी कहेंगे। इसमें नहीं आ रहा है। स्थानांतरित गति में आ रहा है। स्थानांतरित गति में हम लोग क्या कहेंगे, दूरी को यश से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्थानांतरित गति में प्रारंभिक वेग को क्या किससे डिनोट करते हैं, u से। और घूर्णन गति में प्रारंभिक कोणीय वेग को ओमेगा 0 से, अंतिम वेग को यहाँ v से स्थानांतरित गति में, और यहाँ पर ओमेगा से। इसमें जो रेखित त्वरण a होता है, इसमें कोणीय त्वरण अल्फा होता है। और इसमें गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला v बराबर u प्लस at होता है, और दूसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, और तीसरा होता है यश बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। ये आप लोगों को बताया गया है। और इसमें जो है ये ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी होता है। इसमें भी तो गति के पहला समीकरण है ये। अंतिम कोणीय वेग बराबर प्रारंभिक कोणीय वेग प्लस अल्फा माने कोणीय त्वरण है और समय है। और दूसरा गति का समीकरण हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा होता है, ठीक है ना। और तीसरा होता है घूर्णन गति का समीकरण थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर होता है। समझ रहा है ना, ये होता है। तो ये घूर्णन गति मैंने बता दिया और ये स्थानांतरित गति भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर ये वृत्ति गति क्या है, बहुत गतियाँ हैं। वृत्ति गति क्या है, थोड़ा वृत्ति गति के बारे में समझ लीजिए, ठीक है ना। इसको नोट कर लिया है आप लोग, मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग भी लिख लीजिए। यही सब होता है फिजिक्स, जनरल फिजिक्स ही है ये। जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी, जनरल इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जनरल मैथ्स, जनरल इंग्लिश, ये सब आपको बेसिकली आना चाहिए। तो अभी आपका लाइफ मानव जीवन अच्छा से चलेगा, नहीं तो मानव जीवन रहते हुए जानवर जीवन महसूस करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर एक सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी जाकर के आपको मनुष्य जीवन अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग जो है बात करते हैं अगला पॉइंट, वृत्ति गति क्या है। सुनिए वृत्ति गति क्या है, ये देखिए। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, ये कोई रस्सी है, उसमें छोटा सा पिंड बांध कर घुमा देंगे ऐसे, तो वृत्ति गति करेगा। तो परिभाषा क्या है सुनिए आप। जब किसी पिंड या कण को, लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए। जब किसी पिंड या कण को इस प्रकार गति कराते हैं कि, जब किसी पिंड या कण को इस प्रकार से गति कराते हैं कि, ठीक है ना, इस प्रकार गति कराते हैं कि इस पिंड या कण का
चाल नियत तथा वेग भिन्न भिन्न हो तथा केंद्र से हर एक स्थिति में केंद्र से हर एक स्थिति में पिंड की दूरी सदैव नियत रहती है। जब किसी पिंड या कण को इस प्रकार से गति कराते हैं कि इस पिंड या कण का चाल नियत तथा वेग भिन्न भिन्न हो तथा केंद्र से हर एक स्थिति में पिंड की दूरी सदैव नियत रहती। केंद्र से हर एक स्थिति में पिंड की दूरी सदैव नियत रहती है। तो इस प्रकार की गति को हम वृत्ति गति कहते हैं। और वृत्ति गति में बहुत अच्छा पॉइंट आपके सामने आ रहा है, इसको आप लिख लिए होंगे। तो वृत्ति गति में होता क्या है, वृत्ति गति में 2-3 पॉइंट है। देखिए, पहला पॉइंट, जब यह पिंड वृत्ति गति करता है तो अब देखिए, चाल तो हर जगह समान ही होता है, लेकिन मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति ए से चला गया बी पर, फिर बी से चला गया सी पर। तो अब देखिए, ये होता क्या है कि ये दूरी जो है समान होती है, परंतु विस्थापन क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है ना। तो विस्थापन भिन्न भिन्न होने की वजह से वेग भी भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। तो जब विस्थापन भिन्न भिन्न होगा तो वेग भी भिन्न भिन्न होगा ना। अब विस्थापन भिन्न भिन्न होगा तो इसलिए वेग भिन्न भिन्न होगा। चाल समान इसलिए है क्योंकि हर एक समय में वो जो है दूरी समान है। ए से बी तक दूरी अगर 2 मीटर है तो बी से सी तक की भी दूरी 2 ही मीटर होगा, समझ रहा है ना। तो ये हो गया दूरी। अब ये दूरी होगा सेम। और अब देखते हैं, यहाँ से जो है ये व्यास है, ये भी व्यास है। अब यहाँ से यहाँ लंब गिरा दीजिए, इस पर लंब गिरा दीजिए। तो अब देखिए, ये हो गया विस्थापन, कहीं विस्थापन कम कहीं विस्थापन ज़्यादा। जब यहाँ से चला गया तो विस्थापन ये हो गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया तो मतलब जब यहाँ है तो विस्थापन ये है, जब यहाँ चला गया तो विस्थापन ये हो गया, यहाँ चला गया तो विस्थापन शून्य हो गया। मतलब विस्थापन कभी कम कभी ज़्यादा कभी शून्य, ये कंटिन्यूअस जो है उसका क्रम लगा रहता है। तो इसलिए वेग भी कंटिन्यूअस भिन्न भिन्न रहता है। तो इस कारण क्या परिभाषा बन गया कि जब कोई पिंड या कण इस प्रकार गति करता है कि प्रत्येक स्थिति में उस पिंड या कण का चाल भिन्न भिन्न होता है, चाल समान होता है तथा वेग भिन्न भिन्न होता है, तथा केंद्र से प्रत्येक स्थिति में उस पिंड की दूरी सदैव समान होती है। तो इस प्रकार की गति को हम वृत्ति गति कहते हैं। वृत्ति गति में क्या, पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये V बराबर R ओमेगा होता है रिलेशन। जो V होता है ये रेखीय वेग होता है, और R त्रिज्या है और ओमेगा कोणीय वेग है। और दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये यहाँ से हो जाएगा, हाँ, ये हो गया।
मान लेते हैं कि ये बी से सी तक दूरी जो है ए से सी तक दूरी यस टू मान लेते हैं, ए से बी तक दूरी यस टू मान लेते हैं, ए से सी तक दूरी यस वन मान लेते हैं, और ए से बी तक दूरी यस टू मान लेते हैं। ए से सी तक की दूरी यस वन और ए से बी तक की दूरी यस टू, तो बी से सी तक की दूरी कितना हो जाएगा, यस वन माइनस यस टू ना। अरे भाई ए से लेकर सी तक की दूरी क्या यस वन है, और ए से लेकर बी तक की दूरी क्या यस टू है, तो इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगा, समझ रहे ना। तो इसी को हम लोग डेल्टा यस कहते रहे हैं। डेल्टा यस का मतलब क्या है, यस वन माइनस यस टू। तो ये भी एक संबंध हो गया कि कोण बराबर जो चाप बटा त्रिज्या होता है, तो चाप हो गया यस वन माइनस यस टू, त्रिज्या हो गया। और इसमें तृतीय पॉइंट है, ए बराबर होता है v स्क्वायर अपन आर होता है। जो रेखिक त्वरण होता है, जो वेग का होल स्क्वायर अपन त्रिज्या होता है। इसमें चौथा पॉइंट भी आपको बताने जा रहे हैं। चौथा पॉइंट, बल, तो यह फिजिकल क्या होता है, यम में होता है, तो यह फिजिकल टू यम इंटू वी स्क्वायर अपन ए हो जाएगा, वी स्क्वायर अपन आर हो जाएगा। और पांचवा पॉइंट जो है, केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। हाँ, और अभिकेंद्र बल का उदाहरण क्या है, एसएससी में क्वेश्चन आया है कि जब दही को मथा जाता है मथनी से, तो घी क्यों बाहर आ जाता है, उसमें दही से मथनी से मथ कर उसमें पानी डालते हैं तो घी बाहर आ जाता है, क्यों, अभिकेंद्र बल से। ये तो मैं ये का पढ़ चुका। हाँ, तो पढ़ चुके हैं। और मतलब ये कि अब केंद्र बस से आ जाता है। दूसरा बात यह है कि आप मान लो बस में बैठे हो और ड्राइवर जो है हैंडल बाएं घुमाता है, तो आप दाहिने क्यों गिरते हो, ये भी कहीं पढ़ चुके होगे। सुनो, इसमें क्या है कि यहाँ पे दो फोर्स अप्लाइड होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक अभिकेंद्र बल होता है और एक अपकेंद्र बल होता है। पढ़ोगे, याद नहीं आ रहा होगा। तो अपकेंद्र बल क्या होता है, जैसे अब ये गति कर रहा है तो केंद्र की तरफ एक बल लग रहा है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, और उतना ही केंद्र के बाहर भी एक बल लगता है जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं। अब जैसे मान लो इधर घुमा रहा है ड्राइवर, बस में बैठो, मान लो यहाँ पे है ना, बस में बैठे हो, इधर बस जा रही है, इधर क्यों घुमाएगा, तो आप इधर नहीं गिरोगे, घूमोगे इधर, उसके घुमाने की विपरीत साइड में गिरते हो आप, तो वहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लेते हैं कि कोई चालक बस चला रहा है, अचानक ड्राइवर यानी अचानक वो ड्राइवर बाएं साइड में बस को घुमाता है, तो उसमें बैठा यात्री वो उसके दाहिने तरफ गिरता है, तो दाहिने तरफ लगने वाला बल क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो यही कहानी है, पूरा कहानी का कंप्लीट पढ़े रहेंगे तो किसी तरह से वो ऑप्शन दिया जाएगा, आप उसको कर लोगे, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होगा, अभी आपको मैं पूछने के लिए मौका दूंगा, पहले थोड़ा सा मैं चल लूँ, क्योंकि मैं चलूँगा फिर उसके बाद आप सब लोग क्वेश्चन पूछना, चाहे जहाँ से पूछना, बल, गति, सदिश से, मापन से संबंधित, ठीक ना। थोड़ा सा छोटा छोटा कुछ और पॉइंट है, जैसे एक दोलनी गति होता है, एक काम्पिक गति होता है, दोलनी गति अथवा काम्पिक गति है ना। तो आइए, ये भी एक गति ही है। तो दोलनी गति, आओ, दोलनी गति या काम्पिक
दोलनी गति या कंपन गति या काम्पिक भी बोल सकते हो, जैसे बोल लो दोलनी गति या कंपन गति, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसके बारे में, जब कोई कंपनशील वस्तु, जब कोई कंपनशील वस्तु पिंड या कण, जब कोई कंपनशील वस्तु या कण अपने साम्य स्थिति के ऊपर नीचे या बाएं दाएं हाँ, जब कोई कंपनशील वस्तु या कण अपने साम्य स्थिति के ऊपर नीचे या बाएं दाएं, है ना, इस प्रकार गति करता है, इस प्रकार गति करता है कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को बार बार दोहराता है। समझे हैं, दोलनी गति या काम्पिक गति कहते हैं। तो जब कोई कंपनशील वस्तु या कण अपने साम्य स्थिति के ऊपर नीचे या बाएं दाएं इस प्रकार गति करता है कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को बार बार दोहराता है, तो इस प्रकार की गति को हम, इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति या काम्पिक गति या कंपन गति कहते हैं। हाँ, वो वही जा रहे समझाने आपको। देखिए पहले ये परिभाषा नोट कर लीजिए। देखिए अब जैसे आप पेंडुलम देखे होंगे घड़ी में जो लगा होता है, ये पेंडुलम देखिए मैंने बना दिया। देख रहे हैं आप, ये जो पेंडुलम है ये कौन सी वस्तु है, कंपनशील वस्तु है जी। तो अब देखो ये इस साम्य स्थिति में लटका दियो ना, ऐसे ये लटका छोड़ दियो ना, आ लटका के छोड़ दियो। आज जब इसको पकड़ के थोड़ा यहाँ ले जाओगे और छोड़ दोगे तो कहाँ आएगा, यहाँ साम्य स्थिति में आएगा, फिर साम्य स्थिति के बाएं आएगा, फिर साम्य स्थिति में आएगा, फिर साम्य स्थिति दाहिने आएगा। तो यही गति क्या करेगा, बार बार दोहराएगा। तो इस प्रकार की गति को हम लोग दोलनी गति या काम्पिक गति कहते हैं। अभी साम्य स्थिति का मतलब यही साम्य स्थिति है, और जब यक्ष डिस्प्लेसमेंट कर दोगे उसमें तो अपने साम्य स्थिति के बाएं दाएं गति करेगा। अब नीचे ऊपर गति क्या हुआ, देखो नीचे ऊपर का मतलब समझो बात, बिल्कुल समझ रहे होंगे आप कि ये कोई स्प्रिंग है और इसमें इस्मालियम द्रव्यमान का कोई कण, पिंड नहीं, कण बार कर जब खींच देंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, तो अब इसकी माध्य स्थिति होगी ना कहीं, मान लो यही माध्य स्थिति है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना ही ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, अब फिर उतना ही नीचे। अब देख लो बार बार कम गति करेगा ना, दोलन गति करेगा ना बार बार। तो अब मान लो कि इसको बार के जब नीचे ले जाओगे तो अब ये स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग में एक बल होता है, स्प्रिंग का भी एक बल होता है। बल का मतलब जो खींचोगे तो खिंचाता नहीं हो, स्प्रिंग भी आपको आप पर बल लगाएंगे,
तो अब वह स्प्रिंग में जो कनेक्ट है कण, पिंड नहीं बोलोगे, कण या वस्तु बोलोगे। क्यों कण नहीं, पिंड क्यों नहीं बोलोगे, अभी मैं बताता हूँ। तो जब इसको खींच कर जब छोड़ोगे तो क्या करेगा, एक ऊपर जाएगा, माध्य स्थिति के ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो माध्य स्थिति से ऊपर किस बल से जाएगा, यही क्वेश्चन पूछ देगा छोटा सा। प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। आखिर में हमने तो इसको खींचा नीचे की तरफ ना, लेकिन ऊपर क्यों गया, वो किस बल से ऊपर गया, प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो यही परिभाषा बन गया कि जब कोई कंपनशील वस्तु पिंड, जब कोई कंपनशील वस्तु कण या वस्तु अपने माध्य स्थिति के बाएं दाएं ऊपर नीचे इस प्रकार गति करता है कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने गति को क्या करता है जी, पुनरावृत्ति करता है, बार बार दोहराता है। तो इस प्रकार की गति को हम कौन सा गति कहते हैं, दोलनी गति या काम्पी गति कहते हैं। अब इसमें भी जो है बेसिकली क्वेश्चन उठता है। अब इसमें बेसिकली क्वेश्चन यही उठ जाता है, जैसे एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। अब इसमें जो होता है इसका आवर्तकाल, इसमें बहुत सारी पॉइंट है। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल वह जब कोई कंपनशील वस्तु, जब कोई कंपनशील वस्तु या कण एक संपूर्ण चक्कर करने में, एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल। उस कंपनशील वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। मान लो यहाँ है, ये कंपनशील वस्तु है ना, यहाँ पे पेंडुलम है ना, यहाँ से आपने एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया इसको, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से कहाँ यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो एक कंप्लीट दोलन हो गया कि नहीं, दोलन हो गया। अब ये पूर्ण दोलन करने में, एक पूर्ण चक्कर, जब कोई कंपनशील वस्तु या कण, जब कोई कंपनशील वस्तु या कण एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल। समझे जी, एक पूर्ण दोलन करने में। अच्छा, अब यही पे तमाम क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब घड़ी की, पहला क्वेश्चन है, घड़ी की सेकेंड वाली सुई की आवर्तकाल क्या है, बोलो। हाँ, 60 सेकेंड, एकदम सही बताया हो, क्योंकि 60 सेकेंड में वो कंप्लीट चक्कर कर लेगा। यही बेसिकली साधारण ज्ञान है फिजिक्स का। इसलिए सारे सब्जेक्ट में जनरल ज्ञान लेना है आपको। अच्छा, घड़ी की मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 60 मिनट, और घड़ी की घंटे वाली सुई का आवर्तकाल, अरे नहीं बोलो। घड़ी की, रुको जी, मान सिंह बताना दो, घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल बोलो। 12 घंटा। हाँ, इसको दिमाग है जी, 12 घंटा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब दूसरा क्वेश्चन है, यही दूसरा बात यहाँ पे है कि अगर इसकी लंबाई अगर यल है और इस जहाँ पे यह वो सरल आवर्त गति का, ये इसी को सरल आवर्त गति भी कहते हैं। अब सरल आवर्त गति क्या है, सुनो। सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM इसको बोलते हैं, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जब कोई कंपनशील वस्तु या कण किसी समय में वृत्त के व्यास पर खींचा गया लंब पाद एक रिजरेखी गति करता है, तो इस प्रकार की रिजरेखी गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। देखो, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये कोई कण है
और कण जो है क्या करता है, ये रिजुरेखी गति कर रहा है ऐसे, हाँ सॉरी रिजुरेखी गति कर रहा है, वृत्ति गति कर रहा है, वृत्ति गति कर रहा है एक समान चाल से और भिन्न भिन्न वेग से, केंद्र से उसकी दूरी हर एक स्थिति में समान रहती है। तो इस प्रकार की गति को हम वृत्ति गति कहते हैं। तो अब देखना है, ये मान लो कण यहाँ से चला गया यहाँ पर, तो विस्थापन ये हुआ। अभी मैं आपको इसको इसके पहले मैं बताया था। फिर ये ए से चला गया बी पर, बी से चला गया सी पर, तो विस्थापन कितना होगा यह। अभी पहले विस्थापन 0 था जब ये पर था, तो बी पे गया तो विस्थापन ये हुआ, सी पे गया तो विस्थापन ये हुआ, डी पे गया तो विस्थापन नहीं 0 कहाँ, अधिकतम, और ई पे गया तो बहुत ज्यादा, सबसे अधिकतम हो गया यहाँ पे। बोले जी, अरे इसके पहले नहीं बताया वृत्ति गति में कि विस्थापन भिन्न भिन्न होता है परंतु दूरियां समान होती है। तो विस्थापन भिन्न भिन्न होने की वजह से उसका वेग भिन्न भिन्न होता है, दूरी समान होने की वजह से उसका चाल समान हो गया है। यही परिभाषा में हमने इन्वॉल्व कर दिया ना कि जब कोई वस्तु या कण एक समान चाल से तथा भिन्न भिन्न वेग से वृत्त की परिधि पर अपनी गति को बार बार दोहराता है और एक निश्चित बिंदु से यानी सेंटर से उस कण की दूरी सदैव समान रहता है, तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, यह भी एक गति है, सरलावर्त गति। गतियां बहुत होती है जी। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो इसका परिभाषा सुनो, डिफिनीशन। जब कोई कण या वस्तु वृत्त की परिधि पर इस प्रकार गति करता है कि किसी समय उस कण से वृत्त के, ये देखो व्यास है ना, वृत्त के व्यास पर खींचा गया लंब पाद रिजुरेखी गति करते, देखो रिजुरेखी गति कर रहा है ना। फिर यहाँ से चलो यहाँ आ गया तो यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर, देख रहे हो ना, देख रहे हो, देखो मान लो बी पे गया तो ये यहाँ आ गया, विस्थापन अधिक हो गया, यानी रिजुरेखी गति यहाँ व्यास यही है ना, तो यहाँ सेंटर से यहाँ आ गया, थोड़ा सा लोग नहीं रहा। हाँ ये यहाँ से दिख रहा है आप, हाँ चलो यहाँ से चला गया यहाँ पर, देखो यहाँ से चला गया यहाँ पर, हाँ दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ चला गया तो रिजुरेखी गति हो गया। फिर एक बार बी गया, फिर बी के बाद सी पे गया तो और रिजुरेखी गति बढ़ गया, डी पे गया तो और बढ़ गया। अब ई के बाद इधर जब जाएगा तो उतरने लगेगा, फिर यहाँ आएगा तो और उतर जाएगा नीचे पर, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर इधर बढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाए, मतलब कहने का मतलब इसी पर क्या हो रहा है, वह विस्थापन जो है उस कण का विस्थापन इस वृत्त के व्यास पर, हाँ वृत्त के व्यास पर खींचा गया लंब पाद जो है, ये खींचा गया लंब पाद, देख लो खींचा गया लंब पाद है, उस वृत्त के व्यास पर कौन सी गति करता है, रिजुरेखी गति करता है। एक बार फिर सुनो, जब कोई कण या वस्तु वृत्त की परिधि पर इस प्रकार गति करता है कि किसी समय में उस कण से वृत्त के व्यास पर खींचा गया लंब पाद एक रिजुरेखी गति करता है, तो इस प्रकार की गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब सुनो, अब जैसे ये मैं बताया था, यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, पेंडुलम है ना, ये लंबाई क्या यल है। आज जिस स्थान पे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उस स्थान पे गुरुजी तोरण इस्माइल जी है, तो उस
पेंडुलम का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी हो जाएगा। यानी यहीं पर एक छोटा क्वेश्चन आया है कंपटीशन में कि यदि कोई लड़का झूला झूल रहा है, झूला झूले हो मान सिंह, ये मान लो कि यहाँ पर है ऐसे, है ना, ये कोई लड़का यहाँ बीच में खड़ा है, इसको पकड़ कर और झूला झूल रहा है मान लो, है ना, ऐसी गति कर रहा है। तो ये कौन सी गति है? सरल आवर्त गति है जी। अरे यार इसी को हम लोग दोलनी गति या काम्पी गति कहते हैं ना, कि मध्यमान स्थिति के बाएं दाएं बार बार गति कर रहा है ना। तो जो झूला झूलने वाला लड़का है वो कौन सी गति कर रहा है? दोलनी या काम्पी गति कर रहा है। और पहले वो लड़का बैठा है, मान लो झूला पर बैठा है, और अचानक खड़ा हो जा रहा है, तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? चल नहीं रहा है, चल रहा है जी, नहीं, झूला पे बैठ कर झूला झूल रहा है, बाएं दाएं चल रहा है, और एक बैग खड़ा हो गया जमीन पे ना, उसी झूला पर ही एक बैग खड़ा हो गया, गिर जाएगा। नहीं, ऐसा बैलेंस करके खड़ा होता है, वो गिरने की पोजीशन में ही खड़ा होता है, बैलेंस करके खड़ा होता है, तो उसका आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका आवर्तकाल शायद कम होगा शायद। हाँ देखिए क्या होगा, आइए हम लोग कन्फर्म करते हैं। तो पहले तो लंबाई यह था, जब बैठा है तो लंबाई यह है, आज जब खड़ा हो जाएगा तो लंबाई घट जाएगी। हाँ, जब लंबाई कम हो जाएगी तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझे? अरे भाई ये जो आवर्तकाल है लंबाई के क्या अनुक्रमानुपाती है? ये जो आवर्तकाल है लंबाई की क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो जैसे लंबाई घटेगा वैसे आवर्तकाल भी घटेगा। अब बैठ के झूलेगा ना तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। समझ बात? तो ये भी है। और दूसरी बात जो ये स्प्रिंग वाली बात बताया जा रहा था आप लोगों को, ये जैसे यह स्प्रिंग है और स्प्रिंग में ये अंदर मान के कोई पिंड बांध दिया गया है। नहीं इसी में क्वेश्चन देखिए, T बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी है ना जी। तो वो लड़का झूला झूल रहा है, आप झूला झूलते ही में उसी पर एक दूसरा लड़का को बैठ जा रहा है, तो उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? उसी मतलब झूला को रोकना नहीं है, झूला झूल रहा है और ऑन स्पॉट धीरे से कोई लड़का आकर उसी पे बैठ जा रहा है, मतलब बैलेंस करके बैठ जा रहा है। नहीं, आवर्तकाल में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पे कोई द्रव्यमान ही नहीं है। और झूला के आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जो फार्मूला है उस फार्मूले में कई द्रव्यमान है, उसका आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों जी मान सिंह? क्योंकि उसके T बराबर 2 पाई इंटू एल अपन जी में द्रव्यमान है, जब द्रव्यमान नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझा रही बात? तो ठीक है ना। तो अभी गति से संबंधित चलिए फुल एंड फाइनल आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ आप पूछिए, कुछ हम बताते हैं, कुछ आप पूछिए, क्रिया प्रतिक्रिया करते। चलो मान सिंह क्वेश्चन पूछो।